Assalamualaikum. Today we are going to study chapter number 23 of second year biology, which is chromosomes and DNA. इसके पहले हम 2 lectures ले चुके हैं and this is the third lecture of the chapter chromosome and DNA. अब इसमें जो है अपनी जो discussion थी वो हमने end की थी on the note कि what is chromosome का chemical structure, what is the nature of chromosome, कितने percentage of nucleic acids that is DNA RNA होते हैं, कितनी proteins की percentage होती है, फिर super coiling, histone proteins, ये सारी हमने discussion की, octamer ये क्या होते हैं. तो पूरी जो उसकी स्ट्रक्चर केमिकली जो किस स्ट्रक्चर से बना होता है हमने उसको डिस्कस किया और उसकी केमिकल अरेंजमेंट को. फिर हमने थोड़ा सा टच किया कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्योंकि क्रोमोसोम बने हैं डीएनए से और प्रोटीन से. तो हमें कैसे पता चला क्योंकि प्रोटीन्स कितनी होती है क्रोमोसोम्स के अंदर, देयर इज़ 60% प्रोटीन और एक क्रोमोसोम के अंदर और 40% डीएनए होता है जिसमें थोड़ा बहुत आरएनए भी हो सकता है. तो 60% प्रोटीन, क्रोमोसोम के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है डीएनए से और 40% डीएनए होता है. हमने देखा था कि वो प्रोटीन्स कैसे अरेंज होती हैं ऑक्टामेर के थ्रू, 8 के जो कंपाउंड्स होते हैं. तो अब ये हमने इसमें देखा. तो फिर हमने कहा कि साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसकी बेसिस पे उसने प्रूव किया कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है जबकि प्रोटीन का हेरिडिटी या जेनेटिक्स में या इनहेरिटेंस में यानी कि पास ऑन होने में काम नहीं है. उसमें हमने पहले साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स पिछले लेक्चर में देखे थे विच वाज ग्रिफिथ. ठीक है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे थे. फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके स्मूथ कैप्सूल्स होते हैं. बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. तो स्मूथ कैप्सूल होता है, उसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, पॉलीसेक्राइड की लेयर होती है और उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं. स्मूथ वाली जो होती है वो वायरल होती है, वो डिजीज़ कॉज करती है, और जो डेड वाली जो रफ़ फॉर्म होती है जिसके ऊपर एक कोट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, वो रफ़ अपीयरेंस होती है, वो वायरलेंट नहीं होती, उससे मर्ज नहीं होता, नॉन वायरलेंट होती है. फिर इसने जब माइस को एस वाला स्मूथ वाला बैक्टीरिया लगाया, इंजेक्ट किया तो वो मर गए. जब माइस यानी चूहों को रफ़ वाला लगाया तो वो नहीं मरे. फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट में जब उसने डेड एस बैक्टीरिया लगाया तो जो डेड एस बैक्टीरिया उन्हें लगाया तो डेड से भी वो जब उनको लगाया तो वो नहीं मरे, उन्हें कुछ नहीं हुआ, कोई बीमारी नहीं हुई. लेकिन जब उसने उसे 50% डेड एस, क्या थे 50% डेड एस वाला बैक्टीरिया, ठीक है, स्मूथ कैप्सूल वाला 50% डेड एस और 50% जो है उसने उससे अलाइव आर, ठीक है, यानी कि जिसने बीमारी कॉज करनी थी वो मरा हुआ और जो बीमारी नहीं कॉज करता वो जिंदा जब लगाया तो क्या हुआ कि बीमारी उसमें हुई, चूहे सारे मर गए और उनके जो अंदर जो है अलाइव एस देखा गया. लगाए कौन से थे, अलाइव आर डेड एस, लेकिन उसके प्लाज्मा में अलाइव एस देखा गया. तो उसने इस चीज़ को क्या कहा, इसने इस चीज़ को नाम दिया बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक प्रोसेस जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल का, एक स्पीशी का दूसरी जगह पे जो है जेनेटिक मटेरियल चला जाता है उसको हम कहेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो ये था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और उसका कंक्लूजन था बायो ट्रांसफॉर्मेशन. अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो कि है एवरी का, मैकलॉड और मैककैरी का. ठीक है, एवरी साइंटिस्ट के नेम्स हैं, एवरी, मैकलॉड और मैककैरी का एक्सपेरिमेंट, हम मैककार्टी का हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे. एवरी, मैकलॉड और मैककार्टी. ये कब की बात है, 1944 में. एक क्लासिक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुई थी और ज़्यादा मतलब उसमें जो कंट्रीब्यूशन था वो किसका था, एवरी का. उसका पूरा नाम क्या है, ऑसवर्ल्ड एवरी, और उसके साथ कंट्रीब्यूटिंग साइंटिस्ट मैकलॉड और मैककार्टी. ठीक है, कॉलिन मैकलॉड, इसका पूरा नाम क्या था, कॉलिन मैकलॉड और मैकलिन मैककार्टी. क्योंकि ये जो है कुछ, आई थिंक कुछ जर्मन साइंटिस्ट होते हैं, कुछ ब्रिटिश होते हैं, तो इनके नाम हमारे नाम जैसे से नहीं होते, थोड़े से डिफरेंट होते हैं. तो नाम कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एवरी ने किसके ऊपर काम किया था, ग्रिफिथ ने किसके ऊपर काम किया था. अच्छा, अब क्या होता है कि इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे. ग्रिफिथ के ही जो ये एक्सपेरिमेंट थे एस और आर टाइप ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया को लेके और उनकी जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को समझने की कोशिश की थी. ठीक है, उसके जो
एक्सपेरिमेंट्स थे और उनको कैरेक्टराइज किया था उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होती है, किस तरह से कोई जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल कैसे पास ऑन होता है। तो इन्होंने सबसे पहले किया, दे फर्स्ट प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ डेड एस को उन्होंने लिया, ठीक है, डेड एस स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि डेड एस बैक्टीरिया लिया और लाइव आर बैक्टीरिया लिया, ठीक है, डेड एस और लाइव आर बैक्टीरिया जो कि ग्रिफिथ ने यूज़ किया था, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने जितना भी प्रोटीन था वो उसके ऊपर से रिमूव कर सकते थे वो रिमूव किया और 99% प्योरिटी को अचीव किया, डेड एस लाइव आर। फिर उनके ऊपर से जितना वो प्रोटीन जितना भी इनके ऊपर से रिमूव कर सकते थे 99% प्रोटीन को उन्होंने हटा दिया। अब इसका मतलब क्या है, जब प्रोटीन निकल गई तो पीछे क्या रह गया, डीएनए, ठीक है। अब जब उसको डिस्पाइट nearly all of the protein, the transforming activity was not reduced. Moreover, the properties of transforming principle resemble those of DNA. अब जो क्या है कि अब जो इसकी औलाद पैदा की उसमें क्या हुआ कि वो भी मर गए, कुछ भी औलाद नहीं पैदा हो सकी। जो सारे माइस थे इनको जब इन्होंने ये वाला बैक्टीरिया लगाया था, डेड एस और लाइव आर का कम्बिनेशन लगाया और उसमें से प्रोटीन भी हटाई हुई थी, फिर भी सारे माइस मर गए, यानी कि वायलेंट टाइप था, ठीक। तो इससे क्या पता चला कि डीएनए जो था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है और जो ट्रांसफॉर्मिंग मतलब कि किस तरह से एक जीन दूसरी जगह पे जाती है वो डीएनए को की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिजेंबल कर रही थी, ठीक। तो ये मैक्लॉड, एवरी और मैककार्टिन का एक्सपेरिमेंट था। फिर उसके बाद द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डिड नॉट इफेक्ट द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी बट द डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनए डिस्ट्रॉयड ऑल द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी। कहते हैं कि जब इसको आरएनएज दिया, मैंने क्या बताया आप लोगों को एक दफ़ा, काफ़ी दफ़ा बल्कि बता चुकी हूँ कि एज का मतलब कोई एंजाइम है, किसका एंजाइम, आरएनएज, आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम। जब इनको आरएनएज दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, यानी कि तब भी आरएनएज देने के बाद इसके अंदर फिर भी ये मरे, क्योंकि इनके अंदर जो चीज़ डिजीज़ कॉज करी थी, जो उनको बीमारी दे रही थी, वो आरएनए नहीं थी, इसलिए आरएनए को तोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जब डीएनएज दिया, यानी कि डीएनए को तोड़ने वाली जब उनके अंदर एंजाइम डाला तो वो जिंदा रही, वो वायलेंट नहीं रहा। इसका मतलब है कि जो चीज़ डिजीज़ कॉज कर रही थी वो टूट गई, और वो किससे टूटी, डीएनए से। इसका मतलब है जो चीज़ डिजीज़ कॉज करी थी, जो कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, और जो है हेरिडिटरी प्रिंसिपल था, व्हाट वाज दैट, इट वाज डीएनए। ये तो हो गया एवरी का एक्सपेरिमेंट। नाउ वी विल डिस्कस हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट। हर्शी एंड चेज ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, अब हम उनकी डिस्कशन करते हैं। हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट्स, हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट्स। Alfred Hershey and Martha Chase experimented with bacteriophage T2, ठीक है। इन्होंने किसके ऊपर, जो एवरी था और ग्रिफिथ था, उन्होंने सेम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। अब इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, बैक्टीरियोफेजिस के ऊपर, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायरस को खाते हैं, वायरस को डिजीज़ करते हैं, वायरस किलिंग बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया किलिंग वायरस होते हैं, सॉरी, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मार देते हैं। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया मतलब किसी बैक्टीरिया को, फेज मतलब खाने वाले, उसको खा जाने वाले, उसको मार देने वाले वायरसेस होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज T2 के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और एवरी की जो कंक्लूजन्स थी, एवरी ने जो मालूमात अपने एक्सपेरिमेंट से निकाली थी, उसने उसको फर्दर प्रूफ करने पे इन एक्सपेरिमेंट्स ने मदद दी। बैक्टीरियोफेजिस अटैक ऑन बैक्टीरिया, दीज वायरसेस आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन जस्ट लाइक क्रोमोसोम। अब जो ये बैक्टीरियोफेजिस होते हैं ये वायरस को अटैक करते हैं, और ये क्रोमोसोम्स और की तरह ये भी डीएनए और प्रोटीन से ये वायरसेस बने होते हैं। इन वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन, जो कि डीएनए प्लस प्रोटीन किस में होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। अच्छा, अब क्या किया कि in some experiments they labeled viruses with radioactive isotope phosphorus 32 which was incorporated into the newly synthesized DNA of growing phage। एक growing bacteriophage यानी एक growing bacteria एक वायरस था, उसके अंदर उन्होंने फॉस्फोरस 32, ठीक है। हमें पता है कि डीएनए के अंदर क्या होता है, एक शुगर, राइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। तो जब फॉस्फेट ग्रुप उस बैक्टीरियोफेज को दिया तो इसका मतलब क्या है, उसके डीएनए में ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और ये रेडियो एक्टिव है तो हम इसको
देख सकते थे कि ये किस तरह से काम कर रहा है रेडिएशन इमिट करने के थ्रू। इन अदर एक्सपेरिमेंट्स दे लेबल्ड वायरसेस विद रेडियो आइसोटोप 35S विच इज़ प्रेजेंट इन देयर प्रोटीन कोड्स। ठीक है, अब प्रोटीन्स के अंदर जो है हमें सल्फर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन्होंने अब सल्फर बॉन्ड्स प्रोटीन की एक्टिविटी को चेक करने के लिए उनके अंदर 35S एक आइसोटोप डाला सल्फर का, ताकि अगर प्रोटीन की एक्टिविटी चेक करनी हो तो हमें सल्फर के आइसोटोप से पता चल जाए कि ये काम प्रोटीन कर रही है, यानी रेडियो एक्टिव जो इमिशंस रेडिएशंस निकालेगी उसके थ्रू। और फॉस्फोरस किसका कंपोनेंट है? डीएनए का। सल्फर प्रोटीन्स का कंपोनेंट है, सिस्टीन, होमोसिस्टीन और सल्फर ब्रिजेस बनाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, तो सल्फर इज प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। अच्छा, एक्सपोजर ऑफ बैक्टीरिया टू लेबल्ड वायरसेस। नाउ वन बैक्टीरियल कल्चर वाज एक्सपोज टू रेडियोएक्टिव P32 लेबल्ड वायरस एंड अदर कल्चर वाज एक्सपोज टू रेडियोएक्टिव 35S लेबल्ड वायरस। अब क्या हुआ कि जो ये हमने 35S यानी ये सल्फर वाला जो वायरस था, इस जिस बैक्टीरियोफेजिस में ये प्रोटीन थी एक जगह पे इसमें डाला बैक्टीरियाज को, बैक्टीरियाज एक बहुत सारे बैक्टीरियाज थे, वहाँ पे हमने ये वाले बैक्टीरियोफेजेस डाले यानी ये वाले वायरसेस डाले जिनके अंदर S35 इनकॉर्पोरेटेड था, और एक जगह पे दूसरी कल्चर डिश में हमने वहाँ पे बैक्टीरिया को उन बैक्टीरियोफेजेस के साथ आमना सामना कराया जिनके अंदर सल्फर फॉस्फोरस 32 का आइसोटोप था। द बैक्टीरियल सेल्स वर एजिटेटेड वायलेंटली इन अ ब्लेंडर टू रिमूव द प्रोटीन कोड्स। ठीक है, अब जो बैक्टीरियल सेल्स थे उनको एक ब्लेंडर में वायलेंटली एजिटेट मतलब उनको शेक किया, घुमाया, टू रिमूव द प्रोटीन कोड्स ऑफ द इन्फेक्टिंग वायरसेस फ्रॉम द सर्फेसेस ऑफ द बैक्टीरिया। फिर उन बैक्टीरियल सेल्स को जो है शेक किया जाए बहुत ज़्यादा एक ब्लेंडर में, ताकि उसके ऊपर से प्रोटीन कोड्स रिमूव हो जाए इन्फेक्टिंग वायरस के। ठीक है, बैक्टीरिया के ऊपर से जो वायरस है उनके प्रोटीन कोड्स वो रिमूव हो जाए। व्हेन बैक्टीरिया वर टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ लेबल, इट वाज फाउंड दैट बैक्टीरिया हैड लॉस्ट नियरली ऑल ऑफ रेडियोएक्टिव 35S लेबल। हाउएवर P32 यानी फॉस्फोरस 32 लेबल वाज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया ऑफ अदर ग्रुप। ठीक है, इट्स बिकॉज S35 was only present in the protein code while 32P was present in DNA and it had transferred into the interior of the bacteria। क्या कहते हैं कि जब इन बैक्टीरिया को, जहाँ इस वाले को भी जब तेज़ी से ब्लेंड किया और इस वाले को भी अलग अलग थे, अलग कल्चर डिश के ऊपर, तो इसको भी हमने तेज़ी से ब्लेंड किया। जब हमने ये काम किया तो अब क्या हुआ कि जो जिसके अंदर P32 था जिस वायरस के अंदर, उसके अंदर तो हमने देखा कि उसके अंदर से अभी भी फॉस्फोरस 32 वाली रेडिएशन इमिट हो रही थी। इसका मतलब है कि P32 रह गया, मगर S35 ब्लेंडिंग के बाद, वायलेंट एजिटेशन के बाद टोटली रिमूव हो गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि जो सल्फर 35 था वो सिर्फ प्रोटीन्स के अंदर, प्रोटीन कोड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे, फॉस्फोरस का जो एटम है वो कहाँ जाके इंसर्ट होता है, बैक्टीरिया के अंदर चला गया था। वो डीएनए वाला पार्ट बैक्टीरिया के अंदर चला गया था, प्रोटीन वाला पार्ट डीएनए के बाहर रहा था, यानी किसके डीएनए के, बैक्टीरिया में हमने लगाया है ना, तो बैक्टीरिया के जो सेल है उसके बाहर रहा था सेल वाला, बैक्टीरिया की सेल के बाहर रहा था वो वाला पार्ट जिसके अंदर सल्फर था, और सल्फर किसके अंदर था, प्रोटीन कोट में था। लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया था वो वाला पार्ट जिसके अंदर फॉस्फोरस था, और फॉस्फोरस किधर था, डीएनए वाले पार्ट में। दस इट वाज confirmed when viruses were released from the infected bacteria that viruses relieved from P32 culture were labeled while viruses released from S35 culture were unlabeled. Thus it was proved by Hershey and Chase that the hereditary information injected into the bacteria that specified the new generation of viruses was DNA or not protein. तो finally ultimately किसके experiment से prove हुआ था कि वो चीज़ जो कि वायरस के अंदर जा सकती है, जो कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन लेके जा सकती है, वो चीज़ क्या है, डीएनए है और प्रोटीन नहीं है। डीएनए इज़ द एक्चुअल हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है, एंड प्रोटीन इज़ नॉट द हेरिडिटरी मटेरियल। डीएनए इज़ एक्चुअल हेरिडिटरी मटेरियल, और यही सारी बात को प्रूफ करने के लिए हमने इतनी बड़ी डिस्कशन की है। ठीक है, ग्रिफिथ को हमने देखा, एवरी को देखा, हर्शी के काम को देखा। इतनी बड़ी डिस्कशन का मकसद हमने क्या था कि सिर्फ हमें ये पता चल सके कि आया कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो बने तो प्रोटीन से हैं और डीएनए से हैं, जबकि प्रोटीन उसमें ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जेनेटिक मटीरियल, ये जो हेरिडिटरी ट्रांसफ़र होने वाला जो मटीरियल है वो प्रोटीन यानी कि प्रोटीन पार्ट है, बट नो, इट इज़ नॉट। डीएनए इज़ द प्रोटीन पार्ट।
अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन को। डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉपीड टू प्रोड्यूस टू रेप्लिकास और आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ये हमारा है, तो वैसे अगर अभी डिस्कस हो जाता है तो अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, ठीक है। यानी का रेप्लिका बनना, किसी चीज़ की कॉपी बनना, किसी चीज़ का अपनी जैसी चीज़ का फोटोकॉपी होना, दैट इज रेप्लिकेशन। और किस चीज़ की कॉपीज बननी है? डीएनए की। तो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल कॉपी होता है और उसके दो रेप्लिकास बनते हैं, दो कॉपीज बनती हैं आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। एक से दो कॉपीज का बनना, एक डीएनए मॉलिक्यूल से उसकी दो कॉपीज बनना, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। Replication is an essential process because whenever a cell divides, the two new daughter cells must contain the same genetic information or DNA as the पेरेंट सेल। कहते हैं कि डीएनए जो है रेप्लिकेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेल डिवीजन होती है तो हमें साथ साथ डीएनए की, यानी जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए भी डबल होता है, क्योंकि डीएनए सेल डिवाइड होगा तो डीएनए डबल होगा, तो एक सेल में आधा डीएनए जाएगा और एक सेल में आधा जाएगा। और जो डॉटर्स हैं यानी कि सेल्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, औलाद जो प्रोड्यूस हो रही है जनरेशन, वो वाले सेल्स अपने माँ बाप जैसे सेल्स, अपने पेरेंट सेल्स, अपने एंसेस्टर सेल्स की तरह होंगे। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो है वो टोटली एक जैसा ट्रांसफ़र हुआ है पेरेंट्स से इन दी नेक्स्ट जनरेशन, वी हैव टू इंश्योर डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए की कॉपीज़, फोटोकॉपीज़ बनती हैं, ठीक। Now, models of DNA replication. After Watson and Crick proposed the double helix model of DNA, there were three models which were suggested for DNA replication. These models are conservative model, dispersive model and semi-conservative model. अब DNA replication किस तरह से होती है, किस पैटर्न में होती है, इसके लिए तीन मॉडल्स दिए गए, ठीक है। मॉडल्स या तीन मैकेनिज्म्स, तीन थ्योरीज दी गई कि इस तरह से DNA रेप्लिकेशन हो सकती है। तो अब उसको पढ़ने के लिए हम एक दफ़ा डिस्कस करते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट को कि क्या क्या थी, फिर हम देखते हैं कि असल में जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन कौन से मेथड के थ्रू होती है, ठीक। तो आई थिंक आई विल राइट ओवर हियर कि किस तरह से डीएनए रेप्लिकेशन होती है, उसके लिए क्या क्या मेथड्स दिए गए। आई होप कि ये कैमरा की रेंज में आ रहा हो। सो दैट इज़ अबाउट इट। अब हम देखते हैं पहला मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज़ कंजर्वेटिव मॉडल। फर्स्ट मॉडल इज कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। Its conservative model of replication suggested that both parental DNA strands are kept intact after replication has occurred. That is, one daughter molecules contain both parental DNA strands and the other daughter molecule contains DNA strands of the newly synthesized material. कंजर्व का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को रखना, प्रिजर्व करना अपने अंदर। उसमें वो ये कहता है कि ये जैसे ये पेरेंट के डीएनए के स्ट्रैंड्स थे, ठीक है, दो, वैसे तो यूँ नहीं होते ना, हाईली कॉइल्ड होते हैं, मगर मैं आपको समझाने के लिए यूँ बना रही हूँ। तो ये पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड्स थे, जब इससे, चलो इसको मैं कॉइल्ड करके ही बनाती हूँ, ये पेरेंट डीएनए के स्ट्रैंड्स थे, ठीक है, और ये जो है वो दोनों स्ट्रैंड्स थे। अब जब डॉटर डीएनए बना ना, ये है पेरेंट डीएनए, दोनों ब्लैक से बनाएंगे। अब जब इसकी दो कॉपीज़ बनी तो एक कॉपी में तो दोनों ऑफस्प्रिंग जो पेरेंट वाले थे वो आ गए, और दूसरी कॉपीज़ के जो दोनों स्ट्रैंड्स थे वो टोटली न्यू थे। तो एक तरफ टोटली ओल्ड, एक तरफ टोटली न्यू। तो ये कंजर्वेटिव मॉडल था कि एक जो सेल होगा उसमें टोटली ओल्ड वाला डीएनए चला जाएगा और दूसरे में जो डिवाइड होकर नया बना था वो चला जाएगा। तो ये आपकी हो गई कंजर्वेटिव मॉडल। फिर उसके बाद दूसरा मॉडल था डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्स का मतलब फैल जाना, फैलना क्या, किस तरह से। Of dispersive model of DNA replication suggested that DNA replication results in two DNA molecules that are a mixture of parental and daughter DNA. In this model, each individual strand is a patchwork of original and new DNA. इसमें उन्होंने क्या कहा कि डिस्पर्स का मतलब होता है फैल जाना, टूट जाना, पॉइंट्स में ब्रेक होना। तो डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ DNA रेप्लिकेशन में ये बात एक्सप्लेन की गई कि एक जो पेरेंट था,
ठीक है। पेरेंट का डीएनए जब उससे फर्दर रेप्लिकेशन हुई उस डीएनए की और 2 डीएनए बने, तो उन 2 डीएनए के अंदर डीएनए जो थे उनके अंदर क्या हुआ, दोनों में के अंदर थोड़ा थोड़ा नया, थोड़ा थोड़ा पुराना, थोड़ा थोड़ा नया, थोड़ा थोड़ा पुराना, तो क्या था, फैला हुआ था, डिस्पर्स था। ठीक है, तो ये पेरेंट डीएनए था। ठीक है, और डॉटर डीएनए कुछ इस तरह, थोड़ा नया थोड़ा पुराना, थोड़ा नया थोड़ा पुराना, थोड़ा नया थोड़ा पुराना, और इसी तरह से इसका दूसरा, थोड़ा नया थोड़ा पुराना, थोड़ा नया, यानी कि ये एक जो उसकी कॉपी बनी थी उसमें भी, और जो दूसरी कॉपी बनी थी उसमें भी नया पुराना, इस तरह से करके वो प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये उसकी कुछ सिचुएशन होगी कि उसमें दोनों वाला डीएनए दोनों में थोड़ा थोड़ा डिस्पर्स हो गया। ये था डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नाउ द थर्ड वन इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एक तो हमने कंजर्वेटिव पढ़ा, नाउ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अच्छा, अब इसमें क्या है, इट रिवील्ड द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंटल डीएनए आइसोलेट। ठीक है, कि जो पेरेंटल डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड्स आइसोलेट होते हैं, दोनों सेपरेट होते हैं, एंड देन ईच ऑफ दीज सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस, यानी दोनों एक तौर पे, एक जो है वो एक फादर फिगर के तौर पे एक्ट करते हैं, जिसको देख के एक रोल मॉडल की तरह एक्ट करते हैं, उस टेम्पलेट को देख के नए जो है डीएनए की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस 2 कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल, ईच ऑफ विच कंटेन्स वन ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रैंड एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। इसमें क्या होता है कि दोनों के अंदर कॉपीज होती हैं डीएनए की, जिसमें एक जो है वो नया स्ट्रैंड होगा और एक जो है वो पेरेंट वाला स्ट्रैंड होगा। इसको मैं एक दफ़ा से आपको ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आपको और बेहतर तौर पे समझ आ सके कि व्हाट डज इट से। ठीक है, अच्छा, तो अब इसमें क्या है, ये कहता है कि ये पेरेंट डीएनए, ठीक है, अब ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स, और एक स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पे और दूसरा स्ट्रैंड टेम्पलेट यानी रोल मॉडल के तौर पे एक्ट करेगा, और इस स्ट्रैंड को देख के दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, ये डॉटर स्ट्रैंड और ये पेरेंट स्ट्रैंड। इसी तरह से जो दूसरा रेप्लिकेटेड मॉलिक्यूल होगा उसमें भी एक डॉटर स्ट्रैंड और एक पेरेंट स्ट्रैंड। तो दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे कि हमने कौन से पढ़े, कंजर्वेटिव मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल और सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम देखेंगे कि असल में क्या होता है, क्या डीएनए इस तरह से रेप्लिकेट होता है कि एक पूरा नया और एक पूरा पुराना, या इस तरह से कि हर में थोड़ा थोड़ा जो है वो पेरेंट वाला और थोड़ा थोड़ा डॉटर वाला, या फिर इस तरह से होता है कि एक में हाफ, एक स्ट्रैंड नया और एक पुराना, दूसरे में भी एक स्ट्रैंड नया और एक पुराना, यानी एक डॉटर स्ट्रैंड और एक पेरेंट स्ट्रैंड, किस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो इस पर हम फर्दर जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सी बात जो है वो सच साबित हुई। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे जो साइंटिस्ट ने किए थे, जिनके नाम थे मीजलसन, मैथ्यू मीजलसन और फ्रैंकलिन स्टाल। उन्हें हम कहते हैं मीजलसन स्टाल एक्सपेरिमेंट्स, मीजलसन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, मैथ्यू मीजलटन और फ्रैंकलिन स्टाल, इनके एक्सपेरिमेंट्स। इनके क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, इनके एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली बेस्ड थे डीएनए रेप्लिकेशन की नेचर को चेक करने के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होती है इसको डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। दीज एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म बाय मैथ्यू मीजलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, इन विच he evaluated the 3 models of DNA and won Nobel Prize. In this experiment, it was concluded finally that the DNA replication occurs according to semi-conservative model. इसमें उसने जो है फाइनली एक्सप्लेन किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो किसके थ्रू होती है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो हमें क्या पता चला कि डीएनए कंजर्वेशन में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में एक जो पेरेंट स्ट्रैंड्स थे वो टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करते हैं, जिसको देख के जो न्यू स्ट्रैंड्स बने होते हैं डॉटर स्ट्रैंड्स, उसमें एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है, एक डॉटर स्ट्रैंड, एक पेरेंट स्ट्रैंड, एक डॉटर स्ट्रैंड, यानी इनकी भी फर्दर जब होगी तो एक पेरेंट स्ट्रैंड, एक डॉटर स्ट्रैंड, एक पेरेंट एक डॉटर, ठीक है, दोनों में एक नया एक पुराना स्ट्रैंड होगा। फिर इसकी भी इसी तरह से फर्दर एप्लीकेशन में यूँ ही होगा। तो ये मीजलसन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था, जो कि आपकी किताब में इतनी डिटेल से नहीं लिखे, डायग्राम में थोड़े से एक्सप्लेन किए हुए हैं। मैं थोड़ी सी जो थ्योरी है उसको पढ़ के बताती हूँ, क्योंकि उसके बाद असल टॉपिक जो है हमारा वो है
डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, कि डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, होती कैसे है, कौन से एंजाइम्स उसमें मौजूद होते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो उसमें एक होता है इनिशिएशन का फेज, रेप्लिकेशन स्टार्ट कैसे होती है, फिर इलोंगेशन का फेज, इलोंगेट का मतलब लॉन्ग होना, बढ़ना, बढ़ने का फेज, एक इनिशिएशन का फेज, एक इलोंगेशन का फेज, और एक टर्मिनेशन का मतलब कि वो स्टॉप कैसी होती है, टर्मिनेशन का फेज। तो अभी हम पहले इस डिस्कशन को देखते हैं कि मीजल्सन एंड स्टाल ने क्या की थी। The semi-conservative model of DNA was tested in 1958 by Matthew Michelson and Frank Stahl in California Institute of Technology। ठीक है, उन्होंने पहली दफ़ा इसको टेस्ट किया था कि क्या आया ये सच है, आया जो 3 मॉडल्स हैं हमारे पास उसमें से क्या होता है। इन्होंने कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है कैलिफोर्निया, जहाँ पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट आउट किए थे। द 2 साइंटिस्ट ग्रू बैक्टीरिया फॉर सेवरल जनरेशंस इन अ मीडियम कंटेनिंग द हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन 15। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि एक जो डीएनए होता है उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, राइबोस शुगर। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया, ठीक है, और उसको जो है जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे उनके अंदर डालते गए, ताकि जो बैक्टीरिया जब नाइट्रोजनस बेस अपने डीएनए के लिए इस्तेमाल करे तो उसमें जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है वो रेडियो एक्टिव वाला भी चला जाए, ताकि जब हम डीएनए की वर्किंग पढ़े तो हमें पता चले। सो द डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया वॉज इवेंचुअली डेंसर देन नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन 15 होता है वो हैवियर आइसोटोप है, जबकि नाइट्रोजन 14 लाइटर आइसोटोप है। अच्छा, आइसोटोप्स किस तरह से चेंज होते हैं, आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। क्योंकि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज हो जाता है तो क्या चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका एटॉमिक नंबर डिफाइन करता है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा या कम तो नंबर ऑफ जो आपका एटॉमिक नंबर है वो चेंज। एटॉमिक नंबर चेंज का मतलब ये तो एलिमेंट ही चेंज हो गया, यानी कि अगर एलिमेंट एटॉमिक नंबर 7 हो गया तो नाइट्रोजन 6 हो गया तो कार्बन। इसलिए आइसोटोप में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं होते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होते हैं, सिर्फ एटॉमिक मास चेंज होता है, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। ठीक, अच्छा, तो अब इन्होंने नाइट्रोजन 14 की जगह ज़्यादा नाइट्रोजन 15 इनकॉर्पोरेट होना शुरू हो गया। नाउ दे ट्रांसफर द ग्रोइंग बैक्टीरिया टू अ न्यू मीडियम कंटेनिंग द लाइटर आइसोटोप दैट इज नाइट्रोजन 14। ठीक है, पहले उन्होंने जो नाइट्रोजन की सोर्स उन्हें प्रोवाइड की वो नाइट्रोजन 15 की सोर्स थी। ठीक है, सारे नाइट्रोजन 15 थे। फिर उसके बाद इन्होंने ये ऐसा बैक्टीरिया का डीएनए जिसके अंदर नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट था, यानी अगर ये वाला इसमें नाइट्रोजन 15 प्रेजेंट था, ठीक है, सिर्फ दोनों स्ट्रैंड्स में। अब इस वाले को इन्होंने ऐसी जगह पे डाला जहाँ पे नाइट्रोजन 14 वाले बैक्टीरिया भी थे। ठीक है, तो जब नाइट्रोजन 14 और ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर जो है नाइट्रोजन 14 था, वो 15 था, ये 14, अब इनके डीएनए में ये था। जब इनको डाला तो आफ्टर 1 डिवीजन ओनली हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स वर इन द सेल्स। ठीक है, 1 स्ट्रैंड हैड नाइट्रोजन 15 एंड द अदर स्ट्रैंड हैड नाइट्रोजन 14. After second division, half of the DNA molecules were light and half were hybrid. These divisions were exactly similar to semi-conservative replication of the Watson and Crick model of DNA. Thus, semi-conservative replication was confirmed. ठीक है, अब क्या हुआ कि एक नाइट्रोजन 15 वाले थे, कुछ नाइट्रोजन 14 वाले थे। अब जब उनको कंबाइन किया तो उनके जो हाइब्रिड, जो उनकी औलादें बनी, उनमें ऑलमोस्ट सारे हाइब्रिड्स थे, यानी कि थोड़ी एक टेम्पलेट यानी एक साइड ऑफ डीएनए में एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजन 15 और एक में नाइट्रोजन 14 मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन 15 नाइट्रोजन 14 का रेशो बराबर था। फिर बाद में भी वो इसी तरह से, पहले वो सिर्फ हाइब्रिड थे, फिर उसके बाद उनका रेशो बराबर हो गया। तो ये बात जो है वो किस चीज़ को सपोर्ट करती थी, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए को सपोर्ट करती थी। ठीक है, हाफ वाली जो डिविजन्स होती हैं हाइब्रिड के अंदर। तो इस तरह से मीजल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें उन्होंने नाइट्रोजन के हैवियर जो कि नाइट्रोजन 15 आइसोटोप है और नाइट्रोजन का लाइटर आइसोटोप जो कि नाइट्रोजन 14 आइसोटोप है, इसको इस्तेमाल करके डीएनए में इनकॉर्पोरेट करके और फिर जो है उनकी जो हाइब्रिड्स बने उनको जब नोटिस किया, तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने फाइनली कंक्लूड किया कि असल में जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, असल में जो डीएनए की फोटोकॉपीज़ होती हैं वो किस तरह से बनती हैं, दे आर मेड अकॉर्डिंग टू व्हाट, दे आर मेड अकॉर्डिंग टू दी सेमी कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो कंजर्वेटिव मॉडल क्रॉस, ठीक है, डिस्पर्सिव मॉडल क्रॉस, जो मॉडल एक्ट करता है जो असल है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये बात उन्होंने प्रूव की। तो यहाँ पे हमारी इस लेक्चर की डिस्कशन ख़त्म होती है, जिसमें इट सेज के हमने पहले डिस्कस किया कि हर्शी, चेज और एवरी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, उनको हमने कंपेयर किया। देन वी स्टार्टेड कि डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है, फिर हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, फिर हमने देखा कि किस तरह से मीजल्स और स्टाल ने एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने प्रूव किया कि असल में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू होती है, यानी कि पेरेंट मॉलिक्यूल का आधा आधा हिस्सा दोनों डॉटर मॉलिक्यूल्स के, दोनों डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन ख़त्म होती है डीएनए रेप्लिकेशन की इंट्रोडक्शन की। अब नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस कि होती कैसे है, मैकेनिज्म क्या है डीएनए की रेप्लिकेशन का। तो उसमें हम इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। फिर हम सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ जो कि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन है उसकी डिस्कशन करेंगे। फिर कुछ लेक्चर्स में जो है हम आगे देखते जाएंगे, एक पैटर्न से चलेंगे। पहले हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पहले हम नॉर्मल पढ़ रहे हैं, फिर हम पैथोलॉजीज, इस चैप्टर के एंड में डिजीजेस पढ़ेंगे। इंशाल्लाह क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाला चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। अपनी क्लास लेने के बाद एक दफ़ा चैप्टर को रीड भी करें, जो क्वेश्चंस नहीं समझ आ रहे बातें अपनी टीचर से पूछें और उनको सर्च आउट करने की डिफरेंट बुक से कोशिश करें। आई होप कि आपकी क्वेरीज क्लियर आउट हो जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।